नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं फिर से दोहरा रहा हूं, फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग पर चर्चा करने वाला हूं। आप में से बहुत लोग कहेंगे, अरे भाई संदीप बस करो, कितनी बहस कितनी चर्चाएं करोगे, कितनी बार सवाल पूछोगे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, कुछ तो करो सरकार। अब तो हमें भी आदत पड़ गई है, बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि आदत पड़ गई है, अब छोड़िए, इसका पीछा छोड़िए। लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है, यह आम आदमी से, आपसे, मुझसे, हम सब से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, चौपहिया वाहन है या टू व्हीलर है और जी थोड़ा सा दाम और बढ़ गया, कोई बात नहीं, 30-35 पैसे बढ़ाते हैं रोज। इसके दूरगामी असरात होते हैं, चक्रवाती परिणाम होते हैं, असरात होते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट कहिए, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहिए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, आपकी जेब पर तो भारी पड़ते ही है, लेकिन महंगाई डायन को खुला न्योता देते हैं। फल फूल सब्जियां ये महंगी होती हैं क्योंकि डीजल पर चलते हैं ट्रक। बहुत सारे ट्रक अब सीएनजी पर भी चलने लगे हैं, उसके दाम में भी आग लगी हुई है। तो जहां पहले ही मार पड़ रही है, कोरोना की मार हमने झेली, लोग बेरोजगार हुए, दिहाड़ी मजदूर दरबदर हुए, पैदल अपने गांव अपने देश पलायन करने पर मजबूर हुए, नौकरियां गई ही नहीं, तनख्वाहें भी कटी, 30-30% तक तनख्वाहें कटी। 97% लोग कहते हैं कि हमारी कमाई, हमारी आमदनी कम हो गई है। उनमें से 55% तो कहते हैं पहले के मुकाबले कम कमा रहे हैं, और 42% कहते हैं कि जस की तस है। तो महंगाई दर को बीच में जोड़ लेंगे तो दरअसल 97% लोग पहले के मुकाबले कम कमा रहे हैं। तो यह बहुत ही अहम मुद्दा हो जाता है। और आज चर्चा क्यों? क्योंकि आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और जो एक शगल हो गया है, 35 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई। अब दिल्ली से शुरुआत करता हूं। आज दिल्ली में 106 रुपए 54 पैसे पेट्रोल के दाम हो गए हैं। डीजल 95 रुपए 27 पैसे। सबसे ज्यादा कीमत पेट्रोल की देश में श्रीगंगानगर, राजस्थान के श्रीगंगानगर में 118 रुपए 69 पैसे, 120 के करीब अब छू रहा है पेट्रोल। डीजल 109 रुपए 50 पैसे, यानी कि 110 रुपए के करीब। जयपुर में 113 रुपए 74 पैसे, मुंबई में 112 रुपए 44 पैसे, कोलकाता में 107 रुपए 11 पैसे, चेन्नई में 103 रुपए 61 पैसे पेट्रोल के दाम। और डीजल भोपाल में 104 रुपए 52 पैसे, जयपुर में 104 रुपए 96 पैसे, मुंबई में 103 रुपए 26 पैसे। सवाल यह उठता है, कोई अपर लिमिट है? वो शेयर बाजार में लोअर सर्किट अपर सर्किट लगते हैं, कोई अपर सर्किट है कि बस 10 फार नो फर्दर? सरकार चुप्पी साधे बैठी है, एक अजीब सी खामोशी है, कुछ नहीं बता रही, कोई ढाढ़स, कोई भरोसा नहीं बांधने की कोशिश की जा रही है, या विकल्प तलाशे जाएं। उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। विकल्पों की भी चर्चा नहीं हो रही है कि पब्लिक डिबेट ही हो जाए। क्या सरकार ने यह मान लिया है कि आम आदमी को अब आदत पड़ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सड़क पर उतर ही नहीं रहा तो चलने दो? 120 के करीब जो पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं, ये अभी और बढ़ने वाले हैं। इसीलिए सरकार की चुप्पी गंभीर मसला हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 80, 82, 83 के करीब झूल रही हैं पर बैरल। डॉलर में यह रकम बता रहा हूं। आज ही इराक के तेल मंत्री एहसान अब्दुल जब्बारी का बयान आया है। अगले साल की शुरुआत में
कच्चे तेल की कीमतें $100 पार कर सकती हैं। $100 पार। तो $60 पर जब पेट्रोल की कीमतें 85-87 रुपए होती थी, 80 के करीब आते आते 18, 19, 20 रुपए का इजाफा हो चुका है। साधारण गणित है, $20 और दाम बढ़ गए तो हम 150 के पार पहुंच जाएंगे। क्या यह चिंताजनक विषय नहीं हो जाता है? इस साल का मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे दूं। पहले पिछले 21 दिन का, यानी कि इस महीने का, सिर्फ इस महीने में 16 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल की कीमत अक्टूबर महीने में ₹4.90 प्रति लीटर बढ़ चुकी है। ₹5 का इजाफा 21 दिनों में। और डीजल ₹5.40 महंगा हो चुका है, लगभग ₹5.5। 1 जनवरी को पेट्रोल दिल्ली में ₹83.97 था। आज का दाम मैंने आपको बताया ₹106.54। साधारण सा गणित, ₹22.57 दाम बढ़ गए। डीजल के दाम इसी साल में ₹21.15 बढ़ गए हैं। और मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की, मेरे सहयोगी बहुत मेहनत करते हैं, लल्लन झा और शंकरेश। उन्होंने बताया कि पिछले साल 20 अक्टूबर को ₹81.06 पेट्रोल था, यानी कि आज के हिसाब से ₹25 कम, और डीजल ₹70.46 था, आज के हिसाब से फिर वही ₹25 कम। अब सरकार कहती है जन कल्याणकारी नीतियां चला रहे हैं। आज हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का एक इतिहास भी रचा, बहुत अच्छी बात, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है और हम ताली बजाने के लिए तैयार हैं। सरकार कहती है टीके लगा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, आवास बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं। तो जन कल्याणकारी नीतियों का कब तक हवाला दिया जाएगा? आप तो कहते हैं बाजार के हवाले है पेट्रोल डीजल के दाम। तो 2014 से और अब तक 13 बार एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई गई? 4 बार घटाई भी गई है। बढ़ती ज्यादा है, घटती बहुत कम है। और पिछले साल मई का आंकड़ा आपको बताऊं, 5 मई को सरकार ने एक मुश्त ₹10 एक्साइज पेट्रोल पर बढ़ा दी और ₹13 डीजल पर। क्यों बढ़ाई? क्योंकि मई में हम तो लॉकडाउन में थे, पूरी दुनिया लॉकडाउन थी, तो तेल की खपत ही नहीं थी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें टूट गई, क्रैश कर गई। मतलब एक दिन देखने के लिए तो $0 पर भी आ गई थी, पर वो उस बात में मैं नहीं जा रहा हूं। $18 भी आई, पर 30 के करीब काफी दिनों तक अटकी रही। तो 60-70 से 30 पे आए तो आधे दाम हो जाने चाहिए कच्चे तेल के। सरकार ने नहीं होने दिए। क्या किया सरकार ने? एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी और तुर्रा उस पर यह कि देखिए पेट्रोल डीजल के दाम हमने बढ़ाए नहीं है। तो बाजार में तेल की कीमतें गिरती हैं तो वो फायदा हमें नहीं मिलता, आप एक्साइज बढ़ा देते हैं। अब बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं और आप कहेंगे जी जन कल्याणकारी नीतियों के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल चाहिए, मानते हैं, पर अब तो एक्साइज घटा दो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है, हर कोई परेशान है। वो खुलकर उसका इजहार करे या ना करे, सड़क पर आए या ना आए, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर किसी भी आदमी से पूछिए, वो कहेगा भैया कमर तोड़ दी पेट्रोल डीजल ने। तो जो सीएनजी वाले इठलाते घूमते थे वो भी अब मायूस घूम रहे हैं। तो एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं घटाती जाती? ₹32.90 केंद्र सरकार को एक्साइज में मिलते हैं। 2014 में यह आंकड़ा था ₹9.48। ₹22 का इजाफा हो चुका है एक्साइज ड्यूटी में।
और राज्यों को कुछ नहीं मिलता। राज्य वैट लगाते हैं, वो वैट भी घटाने को तैयार नहीं। तो सिंपल सी बात है भाई, या तो एक्साइज घटा दो, एक चर्चा होनी चाहिए, या जीएसटी के दायरे में लेकर आइए। बहुत ही साधारण सा गणित, 100 रुपए अगर आप पेट्रोल के दे रहे हैं प्रति लीटर, तो 60 रुपए टैक्सेस में जाते हैं। जीएसटी में मैक्सिमम टैक्स है 28%। अगर आप जीएसटी के दायरे में ले आते हैं, 28 रुपए टैक्स लगेगा, तो कितने बचे? 32 रुपए। मोटा मोटा मैं आपको गणित बता रहा हूं, 32 रुपए पेट्रोल के दाम गिर जाएंगे। तो यह राहत क्यों नहीं देते सरकार? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? हम करेंगे, फिर से करेंगे। आप कहेंगे लगातार इसी चीज पर अटके हुए हैं, अटकते हैं, जरूरी हो जाता है, जनता के सरोकार का मुद्दा है। आज का सबसे बड़ा सवाल, अब की बार पेट्रोल 150 पार, और यह मैं सनसनी फैलाने के लिए सवाल नहीं पूछा है, इसका गणित इसीलिए आपको समझाया। और पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाओ या एक्साइज घटाओ, ये हम कैंपेन चलाने वाले हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को समझते हैं, परखते हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल। मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक। जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, केंद्र में भी और बिहार में साझा सरकार चला रहे हैं, उनके वरिष्ठ नेता राजीव रंजन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन। बीजेडी अमूमन सरकार का समर्थन करती है अहम मुद्दों पर, उनके राज्यसभा सांसद नौकरशाह भी रह चुके हैं, डॉक्टर अमर पटनायक भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, और जाने माने अर्थशास्त्री और सीए शरद कोहली मेरे साथ हैं। तो गोपाल बाबू, कोई अपर सर्किट है, कोई अपर लिमिट है? पेट्रोल डीजल के दाम कहां तक बढ़ेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को एक बधाई देना चाहता हूं और अभिनंदन और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि आज 100 करोड़ से ऊपर का वैक्सीनेशन का हमने एक बड़ा माइलस्टोन पार किया है, और यह कोरोना वॉरियर्स और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती से की एक मिसाल है। और दूसरा प्रश्न अपोजिशन के लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं कि एक वैक्सीन हेजिटेंसी क्या हुई, आप लोगों ने भी लगवा लिया कि नहीं? कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सब के जो लोग चिंता कर रहे थे, तो उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया। एक महंगाई का टीका भी तो लग रहा है, उस पर भी तो बताइए। पेट्रोल डीजल भरा पड़ा है उस टीके में। हाँ, अब मैं बताता हूँ दूसरी बात। आपने अभी एक कैंपेन की बात की, एक्साइज घटाओ, वैट घटाओ, क्यों नहीं कह रहे आप संदीप जी? आप बताओ। दोनों चीजें मैंने बोली। इतने दिनों अच्छा, सब कुछ राज्य करेंगे, वैसे आप वैक्सीनेशन आप करेंगे, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये आप हमेशा ये शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट क्यों करते हैं कि केंद्र, भाई राज्यों से पूछ लो, विपक्ष से पूछ लो, सरकार में कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना सबसे पहले। संदीप जी, अगर आपका ये होता कि वैट और एक्साइज घटाओ तो मैं ये प्रश्न नहीं पूछता, फिर मैं मानता कि ठीक है आपकी कैंपेन। आप कह रहे एक्साइज घटाओ। हाँ, तो देखिए, पहले वैट घटाना चाहिए। जब मैंने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार को, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी इस देश में अब राज्य सरकारों की है और विपक्षी दलों की है। ना मैं इस बात को नहीं मानता हूं ना, मैं फॉलो करता हूं। सरकार, हमने आपको चुना, सवाल आपसे पूछूंगा। बस सवाल पूछे ना, जवाब भी सुनिए। मैं कह रहा हूं कि जन कल्याणकारी योजनाओं की जिम्मेदारी फेडरल स्ट्रक्चर में उसको फाइनेंस करने की केंद्र सरकार की है। कोविड के बाद फिस्कल स्टिमुलस देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। 30 लाख करोड़ का पैकेज देना है, वैक्सीनेशन देनी है, ऑक्सीजन सप्लाई करना, हॉस्पिटल बनाने, मेडिकल कॉलेज बनाने, और फिर प्रदेश सरकारों को भी टैक्स में से हिस्सा दे दो 42%। वैट, जीएसटी का जो कंपेंसेशन है, एक्साइज में कितना पैसा देते हो राज्य सरकारों को गोपाल बाबू? 42% देते एक्साइज में। और गलत जानकारी मेरे शो में नहीं।
इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं एक्साइज 32 रुपए 90 पैसे में से कितने राज्य सरकारों को देते हैं आप? हाँ, तो जो सेस का पैसा निकाल के उसके बाद सब एडिशनल स्पेशल सेस लगा दिए ना आपने। 32.25 रुपए तो केंद्र के पास रहते हैं ना, ये बात तो मानिए। उसका कारण भी बता रहा हूं ना। हाँ। अगर कोई चीज आर्थिक रूप से हम निर्णय ले रहे हैं तो उसका कारण है ना। सेस इसलिए लगाया कि प्रदेश सरकारों को जीएसटी में यह कंपेंसेशन था कि आपका हर साल 14% जो आपको 2014 में मिलता था, जो उतना तो मिलता रहेगा, और उसके बाद आपको 14% का इंक्रीमेंट हर साल केंद्र सरकार। ये तो आपने किया ना। अरुण जेटली उस वक्त वित्त मंत्री थे, जिंदा भी थे, उन्होंने ये वादा किया था ना। हाँ, तो इसीलिए उसका कारण बता रहा हूं ना कि वादा किया, इसके कारण उनको इनडायरेक्ट टैक्स में या डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में उनको जो उनका हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्स में कोई कमी जीएसटी के अंतर्गत उनकी कमी को पूरा केंद्र सरकार कर रहा है। केंद्र सरकार का कम हुआ कलेक्शन, फिर भी प्रदेश सरकार को पूरा दिया, 14% इंक्रीमेंट से दिया। तो यह चीजें वस्तु स्थिति तो है ना प्रदेश सरकार। अच्छा, तो इस वस्तु स्थिति में समझ गया। इस वस्तु स्थिति के हिसाब से अभी कितने और बढ़ेंगे? मतलब पेट्रोल डीजल के दाम हम कहां तक तैयार रहें? अपना मन मजबूत किस लेवल के लिए कर ले, तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं। सुनिए ना, देखिए समझने की आम आदमी को भी समझने की जरूरत है। आप कह रहे हैं भाई बाजार तय करता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। इराक के तेल मंत्री एहसान अब्दुल जब्बारी कह रहे हैं अगले साल की शुरुआत में $100 प्रति बैरल कीमत पार कर जाएगी। फिर तो हम 150 भी देने के लिए तैयार हो जाए ना। नहीं, तो आप इसका जवाब सुन लो ना। आपने प्रश्न बिल्कुल सही किया है। मैंने कहा कि आज प्रधानमंत्री का आज भी जो वक्तव्य आया है कि हम वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को ढूंढ रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी? वैकल्पिक स्रोत बनेंगे। ये तो कांग्रेस से पूछते ना। अगर ये 210 साल पहले ये चीजें इनिशिएटिव ले लेते, सौर ऊर्जा ले आते, जो पवन ऊर्जा को ले आते, हाइड्रोजन एनर्जी का मिशन बना देते, तो आज हमारी स्थिति और बेटर होती ना। आज वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत को कौन ला रहा है? 4 रुपए 56 पैसे दाम बढ़ गए हैं। 2 बार में 2 रुपए 28 पैसे करके 4 रुपए 56 पैसे बढ़ा दिए। हाँ, तो आज आप वैक्सीन जो लगा रहे हैं, आत्मनिर्भर पैकेज दे रहे हैं, प्रदेश सरकारों को कंपेंसेशन दे रहे हैं। हम तो स्पष्ट बता रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन का एक स्रोत है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसका खर्चा भी जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं में कर रहे हैं। प्रदेश सरकार तो मतलब जब आप नारे देते थे 2014 में बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपके समर्थक वो दुनिया भर की रैलियां करते थे, अरे 35 रुपए कर देंगे हम तो पेट्रोल के दाम, यहां तो उसके 3.5 गुने हो गए। देखिए, इन्फ्लेशन आज की डेट में 5% से भी कम है। 4.6% पे इन्फ्लेशन है। उस समय 9.5%, 9.9% का इन्फ्लेशन था। उससे आप कंपेयर करते हो ना संदीप जी, तो अच्छा, तो मतलब पेट्रोल जब मैं डलवाने जाऊं या डीजल डलवाने जाऊं, मेरे पास डीजल की गाड़ी है, तो मैं इस बात पर इठलाऊं, अपनी सीट पर उछलने लगूं, अरे महंगाई 5% ही है, यहां 30 रुपए या 25 रुपए फालतू दे रहा हूं एक साल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्तु स्थिति देखिए, कबूतर की तरह आंख बंद करने से कुछ नहीं होता। मैं वस्तु स्थिति आपके सामने बता रहा हूं जनता को कि इन्फ्लेशन कम है और सरकार के पास रिसोर्सेज कम है, सरकार के खर्चे बढ़े हुए हैं। केंद्र सरकार के उन सब की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने यह पेट्रोल डीजल से टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा विकल्प लिया हुआ है। बहुत अच्छे सेंटेंस का आपने इस्तेमाल किया। एक सेकंड गोपाल बाबू, आप ही के सहयोगी से पूछ लेता हूं। राजीव रंजन, मैं कबूतर की तरह आंखें बंद करके बात कर रहा हूं। कबूतर की तरह आंखें मैंने बंद की हुई हैं या कबूतर की तरह दरअसल सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं? पेट्रोलियम मंत्री ने भी कोई चर्चा, कोई विमर्श हो रहा है, कोई चिंता जाहिर की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है, हम क्या प्रयास करें, क्या तरीका निकालें कि आम आदमी को थोड़ी राहत मिले? राहत वैकल्पिक स्रोत ढूंढेंगे, आज ढूंढेंगे, कल हो जाएगा शुरू। देखिए, कुछ कोशिशें हो रही हैं जिसके बारे में मैं सबसे पहले
चाहूंगा कि आप अनइंटरप्टेड मुझे 1 मिनट का वक्त। पहली कोशिश ये है कि ओपेक के सेक्रेटरी जनरल के हिंदुस्तान के विजिट के दौरान जो एक कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, उनके साथ कई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के सीईओज भी आ रहे हैं, और उनसे 2 चीजें ये लोग बात कर रहे हैं कि प्राइसिंग जो क्रूड ऑयल का है उसको किस तरह से उसको कम किया जा सके, और सप्लाई को डिमांड के प्रोपोर्शन के हिसाब से आप बढ़ाने की बात करें। ओपेक का रोल क्या है ये भी हम लोग जानते हैं। 40% पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन है फ्यूल का, वो उसमें 40% ओपेक का है, और इंडिया के लिए तो मेजर जो सप्लायर है वो ओपेक नेशंस ही। अब इस दौरान ये लोग सऊदी से, कुवैत से, कतर से, बहरीन से, रशिया से, अमेरिका से, सबसे इनकी बातें हो रही हैं। इन 2 इश्यूज पर कहीं ना कहीं एक ठोस निर्णय लिया जा सके। जो राजीव रंजन, अब मैंने आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम दिया जी। ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, हम बात कर रहे हैं ओपेक से। आप मुझसे बेहतर अंतर्राष्ट्रीय नीति, अर्थनीति को समझते हैं। ये तेल का जो खेल है, ये कारोबार है, ये धंधा है, इसमें भाईचारा नहीं चलता कि जी बड़े बड़े अच्छा मित्र है भारत, हम इनको सस्ता दे देंगे। ऐसी कोई दोस्ती यारी नहीं होती। मुझे पूरी बात करने दीजिएगा तो मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको साझा कर पाऊं। हाँ, बताइए। देखिए क्या है, अब ये जो अभी तक की स्थितियां हैं इससे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस तरह से कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़े, जिससे इस इन्फ्लेशन को लेकर के हम ये कह रहे हैं कि 5.4 है, ये इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, और निश्चित तौर पर इससे जो कठिनाइयां इकोनॉमी को लेकर के हो, वो उसका जो दूसरे तरीके का प्रभाव है वो इकोनॉमी पर भी आप देखें। तो मुझे लगता है की मार पड़ेगी। आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है कि नहीं? आपसे जो लोग चर्चा करते हैं, चिंता जाहिर करते हैं कि नहीं कि भाई ये पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ेंगे, पर सरकार चिंता जाहिर क्यों नहीं कर रही? कोई विमर्श क्यों नहीं हो रहा? मेरा सवाल ये, चर्चा अगर नहीं कर रही है तो फिर प्राइम मिनिस्टर अब जा रहे हैं, जितने मेजर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो नेचुरल गैस में हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हो, उन सबके सीईओज के साथ उनकी मीटिंग प्रस्तावित। कोशिशें उस स्ट्रेटजी पर शुरू हो गई हैं। 2 पक्ष इसके हैं। एक जिसमें मैं आपसे सैद्धांतिक तौर पर सहमत हूं कि केंद्र और राज्य मिलकर के कोई टैक्स को लेकर के कोई जरूर फैसला ले, लेकिन अगर टैक्स कट को लेकर के कोई निर्णय होता भी है, तब भी अगर ये ब्रेंट $100 पर बैरल पर अगर जाएगा, जब प्राइसिंग जब ये जाएगा, तो फिर इसको फिर बेलगाम होने से आप नहीं रोक पाएंगे। नहीं, $150 भी गया मनमोहन सरकार के टाइम पे, $150 भी गया। 130, 110 तो वहां पर नॉर्मल था उस टाइम। सरकार रास्ता नहीं निकाल सकती है क्या? हाँ, नहीं, वो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पहले दौर में जब $30 तक पर बैरल जब जिस समय रेट्स गिरे, उस समय अगर आप उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ पहुंचा पाते तो आप समझा देते कि अब बढ़ गए हैं। उस वक्त तो 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगा दी, 13 रुपए की डीजल पर लगा दी। अरे उसे क्यों नहीं घटा सकते? अब जो परिस्थितियां हैं, जो दूसरा खतरनाक पक्ष है कि प्री कोविड लेवल जो है, उस समय के आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डिमांड आज 15 से 16% तक आपके बढ़े और पूरी दुनिया के बढ़े। तो आज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट फिर से लोगों की पहली पसंद इसलिए है कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से लोग यही एडवाइस करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। तो कई चीजें, कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक बृहत्तर रणनीति की और बहुत ही व्यापक इस पर विचार करने की जरूरत है। ये तो विचार ही तो नहीं हो रहा है, विमर्श ही तो नहीं हो रहा है रागिनी। ये राजनीतिक विमर्श का ये मसला नहीं है क्या? आम आदमी कितनी मार सहेगा पेट्रोल डीजल के दामों की? मैं और चीजों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ना एलपीजी की, ना सीएनजी की, ना पीएनजी की, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। संदीप जी, देखिए, मैं समझती हूँ ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और जिस तरह से अपना दामन बचाने का काम
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जदयू के प्रवक्ता आपके चैनल पर कर रहे हैं और एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम भी कर रहे हैं, वो इस बात का पूरा संकेत दे रहा है कि मोदी सरकार के मन में लोगों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है और कोई खास कदम उठाया नहीं जाएगा लोगों को राहत देने के लिए। तो मैं ये जरूर कहूंगी संदीप जी कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था की बर्बादी का आलम है, जिस तरह से महंगाई की मार का आलम है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का आलम है, तो जनता चारों दिशाओं में ये चित्कार भर के कह रही है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी मोदी जी के झूठे वादों पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो दुपहिया और चार पहिया वाहन से पेट्रोल डीजल गायब करने के साथ साथ, लोगों की थाली से खाना गायब करने के साथ साथ, जेब से पैसा गायब करने के साथ साथ एक आम आदमी के चेहरे की हंसी भी मोदी सरकार ने छीन ली है। क्योंकि एक तरफ तो आर्थिक मंदी की मार चल रही है, बेरोजगारी की मार चल रही है, कोरोना की मार चल रही है, धंधा पानी खत्म होने की मार चल रही है और ये महंगाई का वार जो बार बार होता है वो जले पे नमक छिड़कने के समान है। तो ये क्या सारे अकेले, अब एक मिनट, ये केंद्र की जिम्मेदारी है? 32 रुपए 90 पैसे मैंने बताया एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है। वैट अलग अलग दरें हैं अलग अलग राज्यों में, और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या जिसमें आपकी हिस्सेदारी है सरकार में, वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, वहां वैट सबसे ज्यादा है। एवरेज वैट 23 रुपए प्रति लीटर है। तो एक्साइज घटाई जाए और हम अभियान चला रहे हैं, ठीक कहा है। और गोपाल बाबू ध्यान रखिएगा, जो मैं ये पूछ रहा हूं ये सिर्फ एक्साइज की बात नहीं है, आप वैट घटा दीजिए, कहीं तो राहत मिलेगा आम आदमी को, राजनीतिक दबाव भी बनेगा ना। हाँ ठीक है, अब सवाल मैं समझ गई, अब आप जवाब सुनिए। मैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से शुरू करती हूँ, फिर वैट और जीएसटी एरियर सब पर आऊंगी। तो 2004 में पेट्रोल पर 9.5 रुपए की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, डीजल पर 3.5 रुपए की थी। आज मोदी सरकार के समय पर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 33 रुपए है और डीजल पे करीब 32 रुपए है। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो यूपीए के समय पे थी और जो एनडीए के समय पर चल रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं कहती हूं इस खाई को घटाने का काम क्यों नहीं करते? आज प्रदेश सरकारों के पास पैसा कहां से आएगा? जीएसटी के 4-5 हजार करोड़ रुपए के एरियर्स केंद्र सरकार, मोदी सरकार दे नहीं रही है और प्रदेश सरकारों पे दबाव बना रही है कि वैट कम किया जाए। मैं तो आज ये सवाल पूछना चाहती हूं, जो आपने भी जिक्र किया जिस बात का, कि अगर $130 प्रति बैरल के दाम पर जो 2012-13 में यूपीए सरकार के दौरान था, अगर दिल्ली में 65 रुपए प्रति लीटर तेल मिल सकता है, पेट्रोल मिल सकता है, तो आज जब 77-78 डॉलर प्रति बैरल है तो 106 रुपए 19 पैसे दिल्ली वालों को क्यों खरीदना पड़ रहा है? और जो 23 लाख करोड़ की फ्यूल एक्साइज ड्यूटी जनता की जेब से मोदी सरकार ने अपनी जेब में रखी है, उसका क्या डायरेक्ट लाभ जनता को मिल रहा है? ये जानते हुए कि डीजल 1,34,000 करोड़ के, सुनिए ना, ये जो और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ आपके वाहन में आप कम तेल डलवा पाएंगे ऐसा नहीं है, ढुलाई के दाम बढ़ जाते हैं, सीधे सीधे खाने की चीजों के दाम बढ़ते हैं। किसान जिसको पहले से ही जीएसटी जो पेस्टिसाइड पे, सीड पर, फार्म इक्विपमेंट पे लगी है, 23,000 रुपया प्रति हेक्टेयर से ज्यादा कीमत दे रहा है, उसके लिए अब और ज्यादा मुश्किल बढ़ती जाएगी। वही किसान जो 27 रुपया प्रतिदिन का कमा रहा है, और हर व्यक्ति जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें नंबर पर हम पहुंच गए, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान को भी पीछे करते हुए, वो हर व्यक्ति जो भूखमरी की कगार पे खड़ा है संदीप जी, उसके जीवन पर भी इसका प्रहार पड़ेगा। अगर कोई संवेदनशील प्रवक्ता होते भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी थोड़ी सी संवेदना रखते तो ये कहते, तो जन कल्याणकारी नीतियां चला रहे हैं, उसी का तो हवाला दे रहे हैं। आपकी वैक्सीन एजुकेशन पर सवाल उठाए, तंज कसा 100 करोड़ वैक्सीन लगे हैं। अच्छा, इसका जवाब मैं दे देती हूँ बड़ी जल्दी से। देखिए, अगर कोई योजना चल रही है देश में तो वो महंगाई के द्वारा जन धन लूटन योजना चल रही है। अगर ये तर्क है भाजपा के प्रवक्ता का, तो मैं कहूंगी कि अगर 2 करोड़ रोजगार दे दिया होता, 100 स्मार्ट सिटी बना दी होती, बुलेट ट्रेन चला दी होती, काशी को क्योटो बना दिया होता, तो आज जो आपने सवाल पूछा है 150 क्या 500 रुपए लीटर से आगे पेट्रोल पहुंच गया होता। तो आप कहेंगे कि अगर विकास का कार्य करेंगे तो उसका सारा खर्चा, उसका सारा भार,
उसका सारा दबाव आप जनता के ऊपर डालते जाएंगे? आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी जीएसटी और नोटबंदी की गलत नीति के कारण जो अर्थव्यवस्था का बंटाधार हुआ है, जिससे आरबीआई के गवर्नर तक को इस्तीफा देना पड़ा, जिससे बेरोजगारी का आलम ऐसा बढ़ा कि एनएससी के मेंबर्स को इस्तीफा देना पड़ा, वो असली गुनहगार है, जिसके कारण आज आपके पास पैसा नहीं है। पर मेरे मूल सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर अमर पटनायक, मुझे ये बताइए, ये गंभीर समस्या नहीं है क्या? इजंट इट पिंचिंग द कॉमन मैन? ये लगातार जो आग लगी हुई है पेट्रोल डीजल के दामों में, और इस पर कोई विमर्श नहीं, कोई चर्चा नहीं। जब कोई दिक्कत आती है, और ये दिक्कत है भाई, 120 रुपए पेट्रोल हो गया, 110 रुपए डीजल हो गया, और क्या करेंगे, और कितना हम भरें? इस पर कोई चर्चा नहीं कि एक्साइज घटा लें क्या, वैट को कुछ कम कर सकते हैं क्या, या जीएसटी के दायरे में ला सकते हैं क्या। सब खामोशी में है, या ये मान लिया कि आम आदमी वो सहन कर लेगा। कोई सड़क पर नहीं आ रहा तो ठीक है, आम आदमी ने मान लिया। नहीं, लेकिन संदीप जी, ये आम आदमी चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मान लिया है। अभी जो चल रहा है 1.5 साल से कोविड के वजह से, तो आम आदमी का वैसे भी मन तन सब कुछ टूट चुका है। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें अभी मैं तो तर्क पूरा तरह सुना नहीं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि इसमें एक बड़ा हिस्सा है सेस का। जो सेस चार्ज किया जाता है, 2 प्रकार का सेस अभी लग रहा है इसके ऊपर। एक तो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, और दूसरा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। ये जो 2 सेस हैं, वो सेस पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है, वो स्टेट्स के पास आते नहीं। हाँ। और स्टेट्स के पास अभी रेवेन्यू जनरेशन का और कोई सोर्स ही नहीं है, जबकि वो कटिंग एज में हेल्थ को उन्हीं को ही खर्चा करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में इसमें पूरा जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि इसको कैसे उसको कम किया जाए। जीएसटी का काउंसिल में उसको डिस्कशन करके एक आम सहमति निकाल के, और सेस और सरचार्ज जो है वो अभी 10 गुना बढ़ गया है कंपेयर टू लास्ट 10 ईयर्स में, 10 गुना बढ़ा है, और वो सब पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेवारी ज्यादा है, और कॉमन मैन इसमें तंग हो चुका है, क्योंकि अभी कॉमन मैन के पास डिस्पोजेबल नहीं। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या अमर, की हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, सभी राज्यों के नुमाइंदों, वित्त मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, जिसको बुलाना है बुलाएं, और कहें कि हम कहां कहां क्या कर सकते हैं, हम एक्साइज घटाएं, वैट घटाएं, जीएसटी के दायरे में लाएं। इस पर चर्चा होनी चाहिए ना। नहीं, सब तो मानते हैं इसमें तो चर्चा होना ही चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होना ही चाहिए, क्योंकि अभी जो प्राइस आया है, जो लो है, वो तो इसका इंपैक्ट चारों तरफ आएगा। वो चारों, वेजिटेबल प्राइस हो या आपका नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस को अफेक्ट भी करेगा ना। आप एक तरफ कह रहे हो कि आप स्टिमुलस दे रहे हो, लेकिन ये जब बढ़ते जा रहा है तो उसका इंपैक्ट इनडायरेक्टली सब जगह पे पड़ रहा है, और जिसके वजह से वो इकोनॉमिक बेनिफिट जो आना चाहिए लोगों को, उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, वो तो घटेगा। तो जीरो सम गेम हो जाता है ये। सुनील साजन, ये मतलब भाई पेट्रोल डीजल ठीक है, आप जन कल्याणकारी नीतियां कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, पैसे की किल्लत, दिक्कत होती है, कश्मकश होती है राज्यों में और केंद्र में। राज्य हमेशा कहेंगे कि भाई हमें कम पैसे दिए जा रहे हैं, हमें और पैसे की दरकार है। लेकिन इसमें आम आदमी के पास जो पैसे की कमी हो रही है, उस पर भी तो कोई चिंता जाहिर करेगा या नहीं करेगा? केंद्र कहता है हमारे पास पैसे की कमी, हमें जन कल्याणकारी नीतियां करनी है। भाई करनी है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये मानते हैं, तो आपको पैसे चाहिए, राज्यों को भी पैसे चाहिए, आम आदमी को भी तो घर चलाने के लिए जेब में पैसे चाहिए ना। सुनील साजन, देखिए संदीप जी, मैंने सबको सुना, आपने शुरुआत पे सारी चीजें साफ कर दी। फिर अभी सांसद जी भी बात रख रहे थे, रागिनी नायक जी ने भी बात रखी है, और मुझे लगता है जो चीजें आपने शुरुआती दौर में समझा दी थी, देश समझ गया। भाई ठीक है, सरकार कह रही जन कल्याणकारी योजना हमको चलाना है। क्या इससे पहले जो सरकारें थी वो देश में जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं चला रही थी? क्या वो सड़कें नहीं बना रही थी? क्या वो दूसरे इंतजाम नहीं कर रही थी? और आपने जो आंकड़े दिए, मेरे पास भी कुछ आंकड़े, लेकिन आपने जो आंकड़े दिए हैं कि 2014 तक एक्साइज 9 रुपए 48 पैसे थे,
और अब 32 रुपए 90 पैसे हैं। तो इतना बढ़ाकर के आप क्या दे रहे हैं भाई? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो महंगाई के खिलाफ नारे लगा रही थी। देश को लगा कि कांग्रेस ने बहुत महंगाई कर दी है, मोदी साहब आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी, देश तरक्की की तरफ चला जाएगा। लोगों ने भरोसा किया कि स्मार्ट सिटी बनेगी, लोगों ने भरोसा किया बुलेट ट्रेन आएगी, लोगों ने भरोसा किया कि सबको रोजगार मिलेंगे, इसीलिए तो इतना बड़ा बहुमत दे दिया। अब लगातार डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार चुप्पी साधे है। सरकार नहीं, विपक्ष भी तो चुप्पी साधे है। सुनील साधन, आपने कहा बीजेपी घेरती थी यूपीए सरकार को, सड़क पर आते थे, हंगामा होता था, पुतले जलाए जाते थे, धरने दिए जाते थे पेट्रोल पंपों के सामने। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर निकल जाती थी कि गैस के दामों में आग लग गई, यहां 305 रुपए 50 पैसे सिलेंडर के दाम बढ़ गए। विपक्ष कहां है? आप जनता की आवाज नहीं बन रहे हैं ना, ये आपकी भी तो कमजोरी है। देख संदीप जी, आपका सवाल जायज है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के हालात समझिए। उत्तर प्रदेश में जैसे ही कोई घटना होती है, कोई विपक्षी पार्टी प्रचार के लिए जाती है या किसी भी बात को लेकर के जब आंदोलन करने जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी तुरंत धारा 144 लगा देते हैं। लखीमपुर की घटना हुई, धारा 144, आगरा घटना हो गई, धारा 144, उन्नाव की घटना हुई। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर प्रदर्शन पर कौन सी धारा 144 लगी? कहां किया आपने प्रदर्शन? नहीं, मैं आ रहा हूं, ठीक है। आपने कहा कि प्रदर्शन होने चाहिए, विपक्ष की यह जिम्मेदारी भी है और यह नैतिक जिम्मेदारी है विपक्ष कि प्रदर्शन होने चाहिए, हम ये मान रहे हैं। और ऐसा नहीं कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जाएंगे, विपक्ष प्रदर्शन नहीं करेगा, विपक्ष प्रदर्शन तो नहीं करेगा। रहा है ना संदीप जी, मैंने पहले ही कहा कि हम आपकी बात से सहमत हैं। हम कब भाग रहे हैं सच से? हम सच से नहीं भाग रहे हैं। विपक्ष को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, शायद विपक्ष वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है, इसीलिए सरकारें मनमानी कर रही हैं। और विपक्ष को ये बात कही भी गई कि जब अगर विपक्ष कमजोर हो जाएगा तो सरकार तानाशाह हो जाएगी। सरकार उसी तरफ है, सरकार उसी तरफ है। हम केवल अगर हमारी बात करेंगे तो हम तो केवल उत्तर प्रदेश में काम कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बात कर सकते हैं। असली विपक्ष कांग्रेस है। कांग्रेस आखिर चुप्पी क्यों साधे है? हम सबकी बात करेंगे। ठीक है, ये सवाल मैं रागिनी से पूछूंगा, लेकिन देखिए ओवरऑल पिक्चर समझनी और आम आदमी को समझानी और सरकार से वो सवाल पूछने भी जरूरी हो जाते हैं ना शरद। ये सिलसिला कहां थमेगा? ये नेवर एंडिंग स्टोरी हो जाती है क्या? कल जो लखीमपुर खीरी कांड की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट कैन नॉट बी अ नेवर एंडिंग स्टोरी, पर ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की कहानी तो अंतहीन कहानी होती जा रही है। बिल्कुल संदीप, ये बेलगाम जो प्राइसेस चल रही हैं, सरकार को इस पे रोक तो लगानी ही पड़ेगी। ये बेलगाम नहीं जा सकती हैं, ये तो तय है। इसको आपको एक लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी। मैं आपको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी देता हूं, क्योंकि ओपेक का जिक्र आया था। ओपेक में अंदर की बात है, ये मतलब ऑफिशियल तो नहीं हो सकती, कि रिवेंज प्राइसिंग हो रही है। जितना उन्होंने कोरोना के दौरान नुकसान उठाया उसको वो लोग कवर कर रहे हैं, और इसीलिए ये इराक के जो मंत्री का बयान आया है, इसी वजह से आया कि हम इसको अब $100 तक लेके जाएंगे, क्योंकि उनके जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं मार्च 2020 से, उसको वो कवर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने राजीव रंजन को जो कहा, मैंने कहा ये धंधा है, ये कारोबार है, इसमें दोस्ती यारी नहीं चलती कि हम ओपेक से कह देंगे, वो कहेंगे अरे बड़ा अच्छा मुल्क है भारत, हम आपको सस्ता दे देंगे। बिल्कुल। और $86-87 इस समय प्राइस है, ना 82-83 है, ना 76-77 है, जो कुछ पैनलिस्ट इसमें बोल रहे थे पहले। नहीं, वो नाइमेक्स और ब्रेंट का अलग अलग रेट हो जाते हैं, तो हम चलिए हम ब्रेंट पे चलते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है संदीप कि जो वेलफेयर स्कीम सरकार चला रही है, जिसका बेनिफिट, जिसका आप भी बार बार जिक्र करते हैं और पक्ष की तरफ से जिक्र होता है, बड़ी अच्छी बात है चला रही है, पर आपको अब यह देखना पड़ेगा कि जो अगर आपको फंड्स के लिए चला रहे हैं, आप ये कहते हैं हमें पैसा चाहिए, ये कहां से आएगा? आप अगर उसके लिए चला रहे हैं तो जो डिस्क्रिशनरी स्कीम्स हैं, मतलब जो स्कीम बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं टीकाकरण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब कल्याण योजना की बात नहीं कर रहा हूं, तो बहुत सारी सरकार की स्कीम डिस्क्रिशनरी है। जब आपके घर में मुसीबत आती है तो आप इमरजेंसी कदम उठा के उन डिस्क्रिशनरी स्कीम्स को कुछ समय के लिए होल्ड कर देते हैं, जिससे कि उसमें जो फंड्स जा रहे हैं
उस फंड्स का बेनिफिट आप टैक्स रिवर्स करके जो पेट्रोल और डीजल पे लग रहा है वो जनता को पहुंचाएं। क्योंकि हो क्या रहा है संदीप, मैं इसका कारण मैं बता देता हूं आपको क्या है कि जिन लोगों को उन स्कीम्स का फायदा हो रहा है, मैं मिडिल क्लास लेता हूं जो 60-65 करोड़ इस देश की आबादी की है, जिन लोगों को फायदा हो रहा है वो इनडायरेक्ट हो रहा है। कल को वो सड़क पे गया, दिल्ली से मेरठ गया, कल को उसने एयरपोर्ट इस्तेमाल किया, जो भी बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, जो फायदा हो रहा है वो इनडायरेक्ट हो रहा है, जो जेब से जा रहा है वो डायरेक्ट जा रहा है। तो आपको जब इमरजेंसी मेजर होता है तो आपको डायरेक्ट रिलीफ देने का भी कारगर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो वादा किया था सरकार में आने से पहले। बिल्कुल, क्योंकि बेलगाम अगर जाती, बेलगाम ये जो 2 लाइन किसी ने बोली, ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जा रही हैं बेलगाम, आम आदमी के बजट को ये कर देंगी काम तमाम। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर आम आदमी का बजट देखें, आज लोग कार से मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। विमर्श क्यों नहीं हो रहा है? विमर्श, मुझे सरकार में विमर्श यहां पर गोपाल बाबू ने कहा हम ऑल्टरनेट फ्यूल्स के बारे में सोच रहे हैं। अरे वो तो बहुत नहीं, आप लंबे समय के बाद आएगा। इसके आप हल की बात करें तो हल, इसके लंबे हल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसके हल इमीडिएट नहीं है। पर इमीडिएट जो दे सकते हैं, एक्साइज में कटौती, वैट में कटौती या जीएसटी के दायरे में लाना। मैं तो बिल्कुल आपके कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहूंगा गोपाल बाबू को और भाजपा की सरकार को कि आपको अब जीएसटी काउंसिल में इसको लाना पड़ेगा, या आप राज्य सरकारों के साथ बैठ के टैक्स रिवर्सल की बात करें। वरना ये बेलगाम अगर ये $100 क्रॉस करता है, बिल्कुल ये तो सीधा सीधा आपने गणित निकाला है, बिल्कुल सही है कि ये 150 के आसपास जाके कहीं रुकेगा। और ये सारा बजट मैं बता रहा हूं आपको, और जो ये 5% से नीचे महंगाई की दर आई है ना, आरबीआई ने जो अभी अनाउंस करी है, ये वापस आपको 5.5-6% तक जाती दिख जाएगी। खासकर जो खाने की चीजें, आप गृहिणियों से बात करके देखिए, जब वो सुबह सामान लेने जाती हैं उस समय पेट्रोल और डीजल नहीं होता है कुछ भी, पर वो पेट्रोल डीजल उनको कहीं अंदर से चुभने लगता है। संदीप, चुभने लगा है, पर विपक्ष खामोश है। और विपक्ष की अहम जिम्मेदारी अखिल भारतीय स्तर पर तो कांग्रेस की है। यह आरोप लगाया सुनील साजन ने। 20 सेकंड में प्रिसाइज रिप्लाई चाहूंगा रागिनी। संदीप जी, चाहे प्रेस वार्ता के माध्यम से मुद्दे को उठाने की बात हो, चाहे सड़क पर प्रदर्शन करने की बात हो, चाहे सदन या संसद में महंगाई को मुद्दा बनाने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से जनता की आवाज को रखा है। संदीप, ये साजन जी की समस्या ये है कि अब लोग कहने लगे हैं ना सपा ना बसपा, उत्तर प्रदेश में विपक्ष है। चलो उत्तर प्रदेश पर हम बात करेंगे, लेकिन क्या चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। ऑल्टरनेट फ्यूल्स पर चर्चा हो रही है, माना गोपाल बाबू, लेकिन एक्साइज हो, चाहे वैट हो या जीएसटी के दायरे में लाने की बात हो, कुछ राहत चाहिए कि नहीं चाहिए आम आदमी को? 20 सेकंड्स। बिल्कुल राहत चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं उसका, लेकिन राहत कहां से आएगी इसके बारे में आपके साथ हमारा मत में फर्क है। आप भी उसको कई तरीके से समझते हैं। प्रदेश सरकारों को कम करना पड़ेगा और जीएसटी में हम तैयार हैं। प्रदेश सरकार, जीएसटी में आप तैयार हैं, तो ये तैयारी हकीकत में तब्दील क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई तो वहां पर यह आया कि भाई राज्यों का एतराज है, कांग्रेस से सवाल पूछे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। तो आम सहमति कब बनेगी? केंद्र के पास पैसा नहीं, राज्यों के पास पैसा नहीं, सारे मनी प्लांट क्या आम आदमी ने लगा रखे हैं? इस पर भी सोचिए सरकार, कुछ तो करो सरकार। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड